नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथी भावना नंदवाना एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम लोग कोई लेक्चर नहीं करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो कांस्टेबल है उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर को आज हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, पॉलिटी के जो क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं, कभी 9 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 11 यानी 10, 9, 11 के बीच अराउंड आपका पॉलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस कवर करने की। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने 10 क्वेश्चन आज मॉडल टेस्ट पेपर में डाले हैं। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, वो इस प्रकार से, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मोस्टली जो हमारा पैटर्न फॉर्म जो चलता है, या तो मिलान करने को लेकर जाता है, आपको सेंटेंस दिए हुए रहते हैं और आपको बताना होता है उपयुक्त में से कौन सा सेंटेंस सही नहीं है। और तीसरा युग्म से रिगार्डिंग भी हमारे पास प्रश्न आपके आते हैं। तो पहला प्रश्न मिलान से है। तो पहली सूची हम लोग देख लेते हैं। यानी आपको अनुसूचियां दी गई है और अनुसूची से संबंधित आपके प्रावधान आपको दिए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अनुसूची किस प्रावधान से संबंधित है। ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि कुल हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, और अनुसूची से संबंधित प्रश्न यदा कदा पूछे जाते ही रहे हैं, आप सब भी जानते हैं इस बात को। तो आपके पास अनुसूची है, अनुसूची 3, 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 7वीं अनुसूची। सामने जो हमारे पास प्रावधान दिए गए हैं वो है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, नगरपालिका की शक्तियां व प्राधिकार, शपथ और प्रतिज्ञान, और लास्ट है भारत में भू सुधार कानून। अब आपको बताना ही है कि कौन सी अनुसूची में कौन सा प्रावधान हमारे पास है। तो पहली अनुसूची 3 से हम स्टार्ट करते हैं। यह है आपके शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित। यानी इस अनुसूची में हमारे जो संवैधानिक पद हैं, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, इन सभी व्यक्तियों की शपथ से संबंधित प्रावधान आपके अनुसूची 3 में बताया गया है। अगली हमारे पास अनुसूची है 9वीं अनुसूची। दोस्तों 9वीं अनुसूची पहले तो मैं बता देता हूं, मूल संविधान का भाग नहीं थी। यानी जो प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया था 1951 में, यह संशोधन किया गया था और उस प्रथम संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई। पहली बात तो आपके लिए जानकारी यहाँ हो जाती है। और ये जो अनुसूची जोड़ी गई, आपके भू सुधार कानून से संबंधित प्रावधान इस अनुसूची में दिए गए हैं। अगली अनुसूची हमारे पास है 12वीं अनुसूची। दोस्तों आपको यहाँ ये और बता देती हूँ मैं, 12वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थी। बाद में आपके 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में हुआ था, उस संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। और इस अनुसूची के अंदर नगर पालिका की शक्तियां व प्राधिकार बताए गए हैं। अगली अनुसूची हमारे पास है 7वीं अनुसूची। दोस्तों इस अनुसूची के तहत केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। आगे जब हम व्याख्या करेंगे तो हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से कितने सब्जेक्ट किसी एक संघ को दिए गए हैं या राज्य को दिए गए हैं। तो आइए हम लोग व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। प्रथम अनुसूची के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम अनुसूची, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मूल संविधान में हमारे पास जो अनुसूचियां थी, आपके 8 अनुसूची थी। ठीक है, कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची। तो आपके लिए एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वहीं आपके लिए एक और प्रश्न बनता है कि वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां आपके पास है। तो वर्तमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। यानी सीधा सीधा इसका तात्पर्य हम ये लगा सकते हैं कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो हम पहले प्रथम अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची में जब बात बोली गई है, बोला गया कि राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र को बताया गया है प्रथम अनुसूची के तहत। साथ ही साथ संघ राज्य क्षेत्र, यानी आपकी यूटीज जो होती है, के नाम एवं उनकी सीमाएं भी आपके प्रथम अनुसूची के तहत बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी अनुसूची है इसके अंदर परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार व इनसे संबंधित जितने भी प्रावधान है, ये सभी आपके द्वितीय अनुसूची में बताई गई है। तृतीय अनुसूची वही आपके शपथ व प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसके बारे में हम पूर्व में देख ही चुके हैं। अगले हमारे पास आती है चौथी अनुसूची। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट अनुसूची है और ये कभी कभी इंडिविजुअली भी आपसे पूछ ली जाती है कि चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, या आपसे मिलान से संबंधित भी प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है। तो चौथी अनुसूची जो है आपके राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन जिस अनुसूची में किया गया है वो चौथी अनुसूची है। ठीक है, जैसे ही कभी भी राज्यसभा की सदस्य संख्या बढ़ती है, कोई नए राज्य का निर्माण होता है और आपके यूटीज से संबंधित राज्यसभा सीटों का यदि आवंटन किया जाता है तो चौथी अनुसूची में चेंजेस आपका हो जाता है। तो आपको चौथी अनुसूची बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास आता है 5वीं अनुसूची।
पांचवी और छठी अनुसूची में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। छठी अनुसूची के अंदर स्पेसिफिक राज्यों का नाम दिया गया है, जबकि पांचवी अनुसूची संपूर्ण देश के से संबंधित है। अब उसमें बात क्या बोली गई है, अनुसूचित जातियों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध जो किया गया है वो आपके पांचवी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ये बात कर रहा है संपूर्ण देश की। वहीं आपको जो छठी अनुसूची हम बात कर रहे हैं, इसमें स्पेसिफिक स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, वो आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको ध्यान ये रखना है, चारों जो आपके स्टेट हैं, इन चारों स्टेट के नाम आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। टिप्स पे आपको ध्यान में रहना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम चारों राज्य जो है उत्तरी पूर्वी राज्य हैं भारत के, ठीक है, आपको ध्यान में रखना। और शेष सभी जितने भी आपके अनुसूचित जनजातियों की बात की गई है, आपके 5वें शेड्यूल में इसकी बात की गई है। आइए हम हमारे नेक्स्ट सूची की ओर बढ़ते हैं। तो 7वीं अनुसूची हमारे पास है। सबसे पहले हमने बात की थी संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ठीक है, ये बात हमारी क्लियर है। अब शक्तियों का जो विभाजन किया गया 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। पहली हमारे पास आ जाती है संघ सूची, दूसरी आपके पास आती है राज्य सूची और तीसरी हमारे पास जो आती है समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। यानी 3 सूचियों की जो बात की गई है आपके 7वीं अनुसूची के तहत बात की गई। अब ये बात करते हैं कि संघ सूची में कितने विषय सौंपे गए हैं संघ सरकार को। तो संघ सरकार को मूलतः जो विषय सौंपे गए थे आपके 797 थे और वर्तमान में जो विषय है टोटल आपके 100 विषय आपके हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है कि संघ सूची के तहत कितने विषय डाले गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं राज्य सूची की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए बनता है कि राज्य सूची के तहत मूलतः कितने सब्जेक्ट डाले गए थे। तो मूलतः आपके जो डाले गए थे सब्जेक्ट 66 यानी 66 विषय डाले गए थे, लेकिन वहीं वर्तमान में जो विषयों की संख्या है वो आपकी हो गई है 61, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो हमारे पास आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में मूलतः जो विषय थे आपके 47 विषय थे, वहीं वर्तमान में जो विषयों की संख्या है आपके 52 आपकी हो जाती है। अब यहाँ से यानी 5 विषय माइनस करके किसमें डाल दिए गए, समवर्ती सूची। अब आपके लिए ये काम है कि आपको ये देखना है कि जो राज्य सूची के विषय समवर्ती सूची में डाले गए वो विषयों के नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे वन शिक्षा, ये मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। इस तरीके से 5 विषय हैं जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अब ऐसा क्यों किया गया, तो दोस्तों देखो, आपको वैसे मालूम होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। संघ सूची जो है इसमें कानून निर्माण करने का राइट जिसके पास है आपके केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। राज्य सूची जो है इस पे कानून निर्माण करने का कार्य राज्य सरकार करती है। वहीं यदि बात हम समवर्ती सूची की करते हैं दोस्तों, तो समवर्ती सूची के तहत केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों ही कानून निर्माण कर सकती है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, यदि विवाद की स्थिति यदि उत्पन्न हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। तो यदि ऐसी स्थिति का सामना अगर करना पड़ता है तो उस स्थिति के अंदर केंद्र सरकार का कानून क्या होगा, मान्य होगा। यानी राज्य सरकार के कानून के ऊपर जिसे प्राथमिकता दी गई है वो आपका केंद्र सरकार है, ठीक है। तीनों मुझे लगता है कि आपको तीन चीजें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से विषयों का विभाजन आपके यहाँ किया गया है, ठीक है। वहीं आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, आपको विषय वर्बली इनको पढ़ लेना है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि संघ सरकार के अंदर कौन कौन से विषय बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। कई बार क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार से भी बन जाता है कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची के तहत शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। आइए हम लोग अगली सूची की ओर बढ़ते हैं। अगली सूची जो हमारे पास 8वीं अनुसूची, ये भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण अनुसूची है। इसमें यह है दोस्तों कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। यहाँ पे 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो ये कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई थी। तो मूल संविधान में जो भाषाएं आपकी शामिल की गई थी वो 14 थी। वहीं अगर प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल आपके पास 22 भाषाएं यहाँ बन जाती है। 2 प्रश्न तो हमारे सीधे सीधे यहाँ बन जाते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे ये बनता है, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं आपकी इस अनुसूची में शामिल की गई हैं। तो आपके बनता है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है। मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू एवं सिंधी भाषा। अब यहाँ पे चौथा टाइप का जो प्रश्न इस अनुसूची से बनता है, आपसे हो सकता है संवैधानिक संशोधन देके पूछ लिया जाए कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषाएं 8वीं अनुसूची में डाली गई हैं। तो देखो हमने यहाँ डाला है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भाषाएं डाली गई थी आपकी उर्दू एवं सिंधी भाषा, ठीक है। इसी प्रकार से आपके आगे बनता है 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी,
मणिपुरी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अगला आपके पास एक और संविधान संशोधन आता है जो आया था आपका 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसके द्वारा जो भाषाएं जोड़ी गई आपके मैथिली, डोगरी और बोडो भाषाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4-5 प्रश्न इस अनुसूची से बनते हैं और मुझे लगता है कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इन बातों को आप आगे आने वाले एग्जाम में ध्यान रखेंगे। एक और चीज यहाँ पे जोड़ी गई है दोस्तों कि उड़िया का नाम बदल के 2011 में क्या कर दिया, ओडिया कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 9th अनुसूची, और 9th अनुसूची हमने पूर्व में देख लिया था कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। यहाँ इसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि मूल अधिकार से संबंधित उल्लंघन यदि कोई प्रावधान करता है तो उन्हें न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित कानूनों को क्या होता था, न्यायिक पुनरावलोकन आपका नहीं होता था। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि यदि 1975 के बाद यानी 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि क्या 9वीं अनुसूची के तहत सम्मिलित कानूनों की संवैधानिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, तो जी हाँ दोस्तों संभव है। लेकिन यहाँ अपवाद स्वरूप या क्लोज ही जोड़ दिया गया है कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून सम्मिलित होते हैं उन सभी की क्या कर सकते हैं, हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। उसके पूर्व जितने भी कानून इसमें जोड़े गए उनकी न्यायिक समीक्षा संभव नहीं है। तो दोनों पॉइंट आप समझ चुके होंगे कि किसकी तो न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और किनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारे बढ़ते हैं अगली अनुसूची की और वह है हमारी 10वीं अनुसूची। और दोस्तों ये मान के चलिए कि आगे आने वाले एग्जाम में इस अनुसूची से प्रश्न आने ही वाला है, क्योंकि ये जो अनुसूची है वर्तमान में संविदा आपके केंद्र सरकार के स्तर पर, आपके राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों पे ही आपके चर्चा में है दोस्तों। अब चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में आपके राष्ट्रपति का एक वक्तव्य आया था। उन्होंने ये बोला था कि जो 10वीं अनुसूची के तहत जो विधानसभा अध्यक्ष को जो पावर्स दी गई है उनकी पुनर्समीक्षा की जानी, क्या उस पावर्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है कि जो संवैधानिक 10वीं अनुसूची की समीक्षा के लिए जो कमेटी डिसाइड हुई है, जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी की जो हेड है वो हेड हमारे सीपी जोशी यानी हमारे विधानसभा अध्यक्ष के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो समिति के क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाए गए। तो यहाँ से हमारे लिए प्रश्न बनता है। प्रश्न इस प्रकार एक तो बन जाता है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो संबंध जो है इसका दल बदल कानून से है। पहली बात तो कि दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की आपकी जो निरर्हता आप घोषित करते हैं वो जितने भी प्रावधान किए गए हैं आपके 10वीं अनुसूची में किए गए। दूसरा संबंध कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया था, तो जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम आया कब था, ये 1985 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ये क्या है, दल परिवर्तन रोधी कानून भी इसे क्या कहा जाता है, यानी बहुत इजीली कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के आधार पर दल परिवर्तन ना कर पाए, यानी जो लोकतंत्र की मूलभूत भावना है उसे व्यक्ति निजीगत हितों के आधार पर आपके उसको नुकसान ना पहुंचाए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे 11वीं अनुसूची के ऊपर और 12वीं अनुसूची। दोनों ही जो आपकी अनुसूची है आपके स्थानीय स्वशासन को ध्यान में रखते हुए आपकी जोड़ी गई थी। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत आप बहुत अच्छे से इस बात से अवगत होंगे, जो आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो पंचायती राज से जुड़ा हुआ, और उस पंचायती राज की संवैधानिक व्याख्या के लिए 11वीं अनुसूची हमारे यहाँ जोड़ी गई। अब आपके लिए एक प्रश्न तो ये बन जाता है कि कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दूसरा प्रश्न बनता है कि किस वर्ष ये संशोधन किया गया था, 1992। और तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ बनता है कि 11वीं अनुसूची के अंदर कुल कितने विषय आपके डाले गए। विषय आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, तो विषयों की जो संख्या है आपके 29 विषय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची जो हमारी है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी। पहली बात तो पहला प्रश्न हमारे पास जो बन रहा है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई थी। वही ये बात बनती कि कौन से ईयर में आया था आपका 1992 के तहत, ये 1992 में आया था 74वां संविधान संशोधन। और यहाँ पे एक प्रश्न और हमारे लिए बनता है कि इसमें विषयों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपके 18 विषय सूची में जोड़े गए हैं। और वहीं एक बात और बनती है कि यह किसके बारे में, जो हमसे प्रश्न में भी था
यानी इसके अंदर नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं प्राधिकार से संबंधित प्रावधान जो किए गए हैं आपके 12वीं अनुसूची के तहत किए गए। इस प्रकार से मेरी पूरी 12वीं अनुसूची हमारे पास हो गई है। हमें कुछ जानकारियां बहुत अच्छे से समझ पाए हम लोग। यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में समय पर आपके पास जोड़ी गई हैं। वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या आपके पास 12 है और हर अनुसूची से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो आपसे ही पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में के कौन कौन से शब्द आपके जोड़े गए। ठीक है, तो यानी आपको पहली बात तो मूल प्रस्तावना है वो बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि मूल प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द आपके थे। अब ये आपका पहले यहाँ ये भी बन जाता है कि 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था दोस्तों 1976 में आपका ये संवैधानिक संशोधन आपके किया गया था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास है समाजवाद, गणराज्य, लोकतांत्रिक। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपके पास बनता है समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्षता। तीसरा प्रश्न हमारे पास बनता है अखंडता, गणराज्य और पंथ निरपेक्षता। और चौथा ऑप्शन आपके पास बनता है समाजवाद, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्षता। तो दोस्तों आपका जो गणराज्य है और लोकतांत्रिक है पूर्व में ही हमारे संवैधानिक प्रस्तावना में थे, दोनों उसके पार्ट थे। अगला हमारे पास बनता है गणराज्य, ये भी हमारे पूर्व में प्रस्तावना का भाग रहा है। और इसके बाद लोकतांत्रिक, यानी जो ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। तो समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। अब थोड़ा सा हम शब्दों का अभिप्राय समझ लेते कि है क्या। अगर मैं समाजवाद की बात करूं तो समाजवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सामाजिक न्याय की स्थापना, यानी समाज में हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी लिंग से संबंधित वो व्यक्ति हो, या स्त्री हो या पुरुष हो या थर्ड वर्ग हो, हर व्यक्ति के साथ सामाजिक न्याय की स्थापना की जाएगी। और जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों की जो मूल अंतरात्मा है यानी सामाजिक न्याय और कल्याणकारी समाज की स्थापना करना, वो सभी जितनी भी चीजें उद्देश्य समाजवाद के शामिल समाजवाद के तहत शामिल आपके होती है। अगला मैं बात करूं अखंडता, तो अखंडता शायद आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे। नेशनल इंटीग्रिटी यानी राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात हमारे संविधान के प्रस्तावना में ये शब्द जोड़ दिया गया। तो उसका तात्पर्य यही है कि अखंडता सर्वोपरि है हमारे देश के लिए। ठीक है, और तीसरा पक्ष हमारे पास जो बन रहा है पंथ निरपेक्षता, जिसे धर्म निरपेक्षता भी आप लोग समझते हैं, यानी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है। राष्ट्र के अंतर्गत नागरिक चाहे किसी भी धर्म को अपनाए, किसी भी धर्म का पालन करें, पूर्ण रूप से किसी भी धर्म को अपनाने, पालन करने, प्रबंध करने की उसे पूर्णतः स्वतंत्रता है। और राज्य के द्वारा धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव आपके नहीं किया जाएगा। यही कि आपके पंथ निरपेक्षता और राष्ट्र के अंदर हर धर्म के नागरिक को अपना सर्वांगीण विकास करने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये तीनों शब्द हमारे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में आपके जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रश्न की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और रिट से संबंधित प्रश्न आते रहे बार बार और आगे भी आएंगे, तो हो सकता है देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछा गया रिट जारी करने की शक्ति। तो ऑप्शन आपके पास आ रहा है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम व उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को। तो आपको बताना ही है कि किस किस के पास ये शक्ति है। तो दोस्तों इसकी जो पावर दी गई उच्चतम व उच्च न्यायालय दोनों को ही ये शक्ति प्राप्त है रिट जारी करने की। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर यदि हम देखें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट ही रिट जारी करने की शक्ति इन्हें प्राप्त है। और आपके जो अधीनस्थ न्यायालय यानी जो सबऑर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं अभी तक उनके पास ये पावर नहीं है। तो थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं कि किस किस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है और किस अनुच्छेद के द्वारा हाई कोर्ट के पास ये पावर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की। तो उच्चतम न्यायालय को जो रिट जारी करने की शक्ति आपके दी गई है वो दी गई है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, तो प्रश्न आपके पास इस प्रकार भी बनता है कि उच्चतम न्यायालय के पास रिट जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद के दी गई है? 32 के तहत। अभी हम लोग इस पे आएंगे दोबारा से। बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय को जो पावर दी गई है आपके अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की पावर दी गई है। एक और बात कर लेते हैं, हम बार बार रिट को दोहरान कर रहे हैं, तो रिट है क्या? तो आपके पास 5 प्रकार के रिट हमारे संविधान में जिनकी व्याख्या की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण,
एवं अधिकार प्रच्छा। ठीक है, अगर मैं अनुच्छेद 32 की बात करूं तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि भाग 3 जिसमें कि मूल अधिकारों की बात की गई है, उसके अनुच्छेद 32 के तहत बोला ये गया है, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो उन मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यक्ति सीधा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। यानी यह अनुच्छेद 32 व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अधिकार प्रदान करता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मौलिक अधिकारों को सर्वोच्चता यहाँ प्रदान की गई है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अदरवाइज आपको पहले डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते हो किसी भी रिट को लेके या आप पिटिशन लेके। दूसरा हमारे पास अनुच्छेद आ रहा है अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 और 226 में जो माइनर सा डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ और सिर्फ आप मौलिक अधिकारों को लेके ही सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत न सिर्फ आप मौलिक अधिकार वरन कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आप उच्च न्यायालय के तहत संरक्षण पा सकते हैं। अनुच्छेद 226 यानी जो डिफरेंस आ रहा है, पहली बात तो 32 सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करता है और 226 आपकी बात करता है हाई कोर्ट की, और अनुच्छेद 32 बात करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, वहीं आपका 226 बात करता है न सिर्फ मौलिक अधिकार वरन आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए भी आप अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में आपको जा सकते हैं। दो बात हमारे यहाँ हो गई। तीसरा प्रश्न आपके पास ये बनता है कि रिटों की संख्या, तो 5 प्रकार के रिट है और रिटों को क्रमवाइज आपको ध्यान में रखना है। जो पहली रिट हमारे पास है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है प्रतिषेध, अगली है उत्प्रेषण और लास्ट वन है हमारे पास अधिकार प्रच्छा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास है, अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है, क्या मैम ऐसा पॉसिबल है कि ये रिट की पावर हम किसी और को भी दे दें? जी हाँ दोस्तों, तो ये पॉसिबल, और ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये जो शक्ति आपकी दी गई है, आपकी शक्ति दी गई है संसद को, यानी संसद यदि चाहे, कौन चाहे? संसद यदि चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। ये बात तो हो गई कि क्या संसद ऐसा कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। अब दूसरा प्रश्न ऐसा आता है कि क्या अभी तक ऐसा है? तो दोस्तों हाँ, अभी वर्तमान तक की जो स्थिति देखी गई है, ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। यानी वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में यदि आपके संसद को यदि लगता है कि आपके सबऑर्डिनेट फोर्स को भी इस प्रकार की शक्ति दी जानी चाहिए, तो वो इसको शक्ति को देने में पूर्णतः आपके स्वतंत्र हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये बाउंडेशन संविधान में नहीं है कि रिट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आपके जारी कर सकते हैं। ये थोड़ा स्कोप छोड़ दिया गया है समय और परिस्थितियों के ऊपर, और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा आपकी संसद। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि आपका राष्ट्रपति सुप्रीम में तो बहुत सारी पावर उसके पास होता है, यहाँ जो पावर है वो आपके संसद के पास है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण किया जा सकता है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे पास ये बन रहा है, नवीन अखिल भारतीय सेवाएं, यानी अखिल भारतीय सेवाएं आप जब समझ रहे होंगे IAS, IPS और IFS, इस प्रकार की जो सेवाएं हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं यानी पूरे देश के ऊपर लागू होती है इस प्रकार की सेवाएं। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया कि नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कौन कर सकता है? तो आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है, भारतीय संसद, राज्यसभा, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रपति। तो बहुत से बच्चे तो होंगे कर देंगे फटाफट से भारतीय संसद, कुछ लोगों लगे राष्ट्रपति सुप्रीम, तो राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आपका राज्यसभा, यानी राज्यसभा को ये पावर दी गई है, शक्ति दी गई है कि वो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है। अब किस प्रकार से किया जाए तो वो देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 312 जो बोल रहा है कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे सकते हैं। यानी जो राइट दिए गए संसदीय अकेले राज्यसभा, और जो आपका आर्टिकल 312 ही है, यही राज्यसभा की प्रासंगिकता भी स्थापित करता है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवा निर्माण करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? आपके राज्यसभा के पास है। अब यहाँ पे एक बात और हम देख लेते हैं कि राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे तब तक संसद या भारत सरकार नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी राज्यसभा हम जानते हैं कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करती, और नई अखिल भारतीय सेवाओं की प्रासंगिकता तभी साबित होगी, तभी स्थापित हो सकती है जब राज्य सरकार इस प्रकार का कोई प्रपोजल पास करके दे। ठीक है, तो यहाँ राज्यसभा की शक्तियों के साथ साथ वर्तमान समय जो उसकी प्रासंगिकता पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है बार बार, उसकी प्रासंगिकता को भी ये आर्टिकल हमारे यहाँ साबित करता है। ठीक है, यही एक और हिंट मैं आपको देती हूँ, आर्टिकल 249
ठीक है। आर्टिकल 249 चलो हम थोड़ा देख लेते हैं क्या दोस्तों। ये आर्टिकल 249 भी आपके राज्यसभा की जो प्रासंगिकता है उसको स्टैब्लिश करता है, यानी ये बोलता है कि यदि राज्यसभा चाहे तो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण करने का अधिकार आपके संसद को दे सकती है। तो यानी ये पावर भी किसके पास है, आपके राज्यसभा के पास। तो दोनों आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, दोनों आर्टिकल आपको ध्यान में होने चाहिए कि 312 तो किस चीज की बात कर रहा है और 249 किस चीज की बात आपके कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम व न्यूनतम संख्या है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी राज्य की जो मैक्सिमम संख्या विधानसभा की हो सकती है वो तो कितनी है, और मिनिमम भी जो क्राइटेरिया डिसाइड है वो कितना है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 540, अगेन 560, 670 और 660, यानी जो इधर लिखी गई है आपकी मैक्सिमम लिखी गई है और जो इधर लिखी गई है आपकी मिनिमम। आपको बताना ही है कि मैक्सिमम और मिनिमम की जो संविधान में जो व्याख्या की गई है, तो आपके जो उसका सही आंसर है वो आपका 560। यानी बोला ये गया है कि मिनिमम किसी भी असेंबली की जो संख्या होगी वो मिनिमम आपकी 60 होनी चाहिए, वही मैक्सिमम जो हो सकती है वो 500 होनी चाहिए। अभी तक का जो प्रावधान है, थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं, यानी इसके अपवाद भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलते हैं, तो हम देख लेते हैं कहाँ इसके अपवाद है। तो पहली बात तो ये है हमारे पास कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170, तो आपको ये मालूम होना चाहिए किस अनुच्छेद के तहत ये बात बोली गई है। तो अनुच्छेद 170 के तहत राज्य विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हमारे पास है 500 है, वही न्यूनतम संख्या जो हमारे पास आ जाती है वो 60 आ जाती है। लेकिन आपको भी मालूम है कि कई स्टेट ऐसे हैं जिनकी मिनिमम संख्या है जो है वो 60 से भी नीचे है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक बार इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं सर्वाधिक विधायक संख्या किसकी है। तो दोस्तों सर्वाधिक विधायक संख्या जो आपके उत्तर प्रदेश की है 403। वहीं एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, +1, यानी एक सदस्य में इसमें नॉमिनेट करने की भी इसमें बात की गई है। ठीक है, तो हो सकता है कहीं आपके 403 दे दे, कहीं आपके 404 दे दे, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। 403 जो सदस्य है आपके निर्वाचित सदस्य है और एक सदस्य जो आपका नॉमिनेट सदस्य आपका आता है। अगला हमारे पास आता है न्यूनतम, ये तो होगा सर्वाधिक विधायक संख्या। न्यूनतम विधायक संख्या जो है आपके सिक्किम की, यानी अपवाद हो गया। न्यूनतम आपकी 60 रखी गई है, जबकि सिक्किम की कितनी है 32। और दोस्तों हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सदस्यों की संख्या का जो निर्धारण होता है वह जनसंख्या के हिसाब से होता है, और चूंकि सिक्किम की जनसंख्या काफी कम है, इस आधार पर यहाँ विधायकों की संख्या भी कितनी हो गई, कम आपके है। ठीक है, तो ये अपवाद हो गया। इसके अलावा कुछ और अपवाद भी भारत में है, यानी कुछ और स्टेट ऐसे हैं जिनकी संख्या 60 से नीचे है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मिजोरम जो है इसकी संख्या कितनी है आपके 40, अरुणाचल प्रदेश की जो संख्या है फिक्स 60, गोवा की विधायक संख्या आपके 60, और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, इसकी जो संख्या है 30 + 3, यानी 30 जो सदस्य आपके निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, वहीं आपके 3 जो सदस्य हैं वो मनोनीत सदस्य आपके ये हैं। ठीक है, तो ये आपको जो फैक्चुअल पार्ट है आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, अपवाद आपको ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और हमारे पास निकल के आ रही है कि मिनिमम संख्या का हमारे पास अपवाद है, लेकिन जो मैक्सिमम संख्या डिसाइड की गई है 500, उसका अभी तक कोई अपवाद नहीं है। यानी जो मैक्सिमम संख्या उत्तर प्रदेश 403 इसकी है, और मिनिमम संख्या भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सा, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए कि निम्न में से कौन सा स्टेट ऐसे हैं जिनकी संख्या मिनिमम से भी कम है। तो आपके पास सिक्किम आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, गोवा आ जाता है और पुदुचेरी। चूंकि अरुणाचल प्रदेश की फिक्स 60 है जो कि मिनिमम के क्राइटेरिया को पूरा आपके करती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। क्योंकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन पेपर आएगा वो आएगा नेशनल पॉलिटी और आपके राजस्थान पॉलिटी को मिक्सअप लेके, और राज्यपाल हमारे यहाँ का भी भाग रहता है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है आपके पास पहला कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल होगा, ऐसा बोला गया अनुच्छेद 153 में। ठीक है, ये अब आपको देखना है सही है गलत। दूसरा प्रश्न आपके ऑप्शन आपके पास आ रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। ये बात हम सब लोग जानते हैं कि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जो पद मुक्त जो किया जाता है वह भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहा है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका सही है। और अगला बोल रहा है कि राज्य में तीसरे आपातकाल के दौरान राज्य के राज्यपाल जोगेंद्र सिंह थे। अब यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये सही है या गलत। तो दोस्तों पहला जो आपका ऑप्शन था एकदम सही था, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, जो चौथा ऑप्शन आपके पास है जोगेंद्र सिंह, तो दोस्तों ये आपका गलत है।
यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि मैंने पूछा कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन असत्य है। तो आपको प्रश्न के ऊपर भी ध्यान देना है कि सत्य कथन पूछ रहा है या असत्य कथन। कई बार क्या होता है, प्रश्न हमें आता है, आंसर हमें आता है, लेकिन हम लोग प्रश्न पढ़ना भूल जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में आते हुए प्रश्नों को भी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। क्योंकि असत्य या गलत शब्द जो लिखा होगा लास्ट में लिखा होगा और कोई हाईलाइट नहीं करेगा, वो आपको बताएगा नहीं। यही तो ट्रिक होता है कंफ्यूज करने के स्टूडेंट को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपसे सत्य कथन पूछ रहा है या असत्य कथन। यहाँ हमसे असत्य कथन पूछा हुआ था और असत्य कथन आपका है डी। तो थे कौन, तो वो थे आपके रघुकुल तिलक। आइए थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। पहली बात तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, तो अगर मैं बात करूं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन 4 बार आपके अभी तक लग चुका है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब कब ये लगा था। तो पहला हमारे पास आता है 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 के बीच में, और उस टाइम पे आप जो राज्यपाल थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, राज्यपाल कौन थे आपके, डॉक्टर संपूर्णानंद। वही एक प्रश्न आपके लिए भी बनता है कि इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, यानी किस मुख्यमंत्री की सरकार थी यहाँ पे। तो आगे हम बात करेंगे इसकी भी। अगला जो आपका राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977। ठीक है दोस्तों, यहां मैंने राज्यपाल का नाम नहीं दिया, या राज्यपाल का नाम इसलिए नहीं दिया दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति शासन आपका लगा था यहाँ पे कोई राज्यपाल नहीं था। जब ये हटा था उस टाइम पे जरूर आपके राज्यपाल थे। तो हम देख लेते हैं। 16 फरवरी 1980 से आपके 5 जून 1980 के दौरान तीसरा राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगा था और रघुकुल तिलक आपके इस टाइम पे राज्यपाल थे। और जब आपका दूसरा राष्ट्रपति शासन आपका हटता है या आपातकाल जब हटता है उस टाइम पे आपके रघुकुल तिलक ही आपके राज्यपाल आपके थे। तो हो सकता है आपको रघुकुल तिलक भी ऑप्शन में दे दिया जाए, या इससे पूर्व के जो आपके राज्यपाल थे वो भी आपको ऑप्शन में दे दिया जाए। ठीक है, अगला आपके पास जो राष्ट्रपति शासन लगा था, राष्ट्रपति शासन भी ये आ सकता है, राज्य आपातकाल भी इसके लिए यूज हो सकता है, और संवैधानिक आपातकाल भी इसके लिए यूज हो सकता है। और आपको मालूम है आर्टिकल 356, ठीक है, कौन से संविधान में बात की गई है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल की आपके बात की गई है। किसी भी नाम से संबंधित आपके समक्ष ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और जो चौथा आपातकाल हमारे लगा था 1992 से 1993 में, एम चन्ना रेड्डी इस टाइम पे आपके राज्यपाल थे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों के उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपके अभी तक कितने मुख्यमंत्री रहे, किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल कौन सा था। इस प्रकार के भी कई बार क्या होता है, बहुत इजीली देने के पर्पज से, क्योंकि बहुत है नहीं इसमें, फैक्चुअल प्रश्न आपके पास है और आपको आपके मुख्यमंत्रियों की सीरीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपके पास ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी और हीरालाल देवपुरा। ठीक है दोस्तों, और ऑप्शन आपके पास है ABCD, ACBD, BACD और ACBD। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन थे। तो दोस्तों पहले हमारे थे मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे हमारे हरिदेव जोशी, देन आपके आते हैं भैरव सिंह शेखावत और हीरालाल देवपुरा। आपको ये भी मालूम है कि बहुत से मुख्यमंत्री आगे पीछे दोबारा बनते हैं, लेकिन हमें जो प्रथम बार जो मुख्यमंत्री बने थे, यानी मोहनलाल सुखाड़िया, अपने हरिदेव जोशी बने, फिर भैरव सिंह शेखावत और पुनः एक बार हरिदेव जोशी आते, लेकिन हमें दोबारा टर्म वाला ध्यान नहीं रखना, हमें प्रथम तो जब बने थे, और देन हीरालाल देवपुरा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, यानी पहले मोहनलाल सुखाड़िया, देन हरिदेव जोशी, उसके बाद भैरव सिंह शेखावत आते हैं और फिर आपके आते हैं हीरालाल देवपुरा। तो आइएगा मुख्यमंत्री की लिस्टों के ऊपर भी हम लोग एक नजर डाल लेते हैं। तो देखते हैं हीरालाल शास्त्री। तो आपके लिए सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मैंने बोला प्रथम, ना कि निर्वाचित। प्रथम मुख्यमंत्री जो हमारे थे हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास बनते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जो थे आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दूसरा इंफॉर्मेशन और दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे बनता है कि प्रथम मुख्यमंत्री हमारे हीरालाल शास्त्री थे और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो हमारे थे टीकाराम पालीवाल आपके थे। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक जिनका कार्यकाल था उस मुख्यमंत्री का नाम कौन था। तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे थे जिनका कि सर्वाधिक लंबे समय तक जिन्होंने मुख्यमंत्री का शासन संभाला, लगातार भी हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न आपके पास मोहनलाल सुखाड़िया से संबंधित बनता है। एक प्रश्न और जो मैंने आपके लिए छोड़ा था पिछले प्रश्न में कि किसके शासनकाल में या किसकी सरकार थी जब राष्ट्रपति शासन लगा था, तो प्रथम तो आपके मुख्य मोहनलाल सुखाड़िया थे। ठीक है, जब प्रथम राष्ट्रपति शासन हमारे यहाँ लगा था। अगला हमारे पास बनता है 1962 इनका लास्ट कार्यकाल रहा था कि दूसरा राष्ट्रपति शासन किनके कार्यकाल में लगा था। तो जिनकी सरकार थी वो थी आपके हरिदेव जोशी।
ठीक है। राज्यपाल हमने वहां किया और मुख्यमंत्री हम यहाँ देख रहे हैं कि किस किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो हरिदेव जोशी वो दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरा हमारे पास बन जाता है कि तीसरा राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के काल में लगा था, तो वो आपके जाते हैं भैरव सिंह शेखावत, ठीक है। और अगला हमारे पास बनता है कि चौथा राष्ट्रपति शासन जिनके कार्यकाल में लगा था वो भी आपके कौन थे, भैरव सिंह शेखावत आपके थे। अब यहाँ एक प्रश्न और हमारे पास बनता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो कौन सी हैं, वसुंधरा राजे, और अभी तक भी एकमात्र महिला यही रही है, दोबारा भी यही बनी थी। और वर्तमान में जिनका कार्यकाल आपका चल रहा है अशोक गहलोत, ठीक है। और यही एक बात और मैं बता देती हूँ दोस्तों कि भैरव सिंह शेखावत वो थे जिन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री हमारे राज्य के बने, ठीक है। और मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक हो चुके हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपकी वसुंधरा राजे, और वर्तमान में जिनका शासन चल रहा है आपके अशोक गहलोत चल रहा है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 51वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है। और आपके रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और हो सकता है आगे भी हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपको बताना ये कि 51वां संविधान 91वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% विधायकों को मंत्रिपरिषद से में मंत्री बनाया जा सकता है, यानी जो कुल संख्या है उसका जो मैक्सिमम परसेंटेज लगाएगा 15%। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कितने सदस्य हैं टोटल, 200 का 15% ही यानी 30 सदस्य ही आप मंत्री बना सकते हो अपने मंत्रिपरिषद में, ठीक है। एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल, दोनों में भी डिफरेंस होता है। अगर मैं सर्किल के माध्यम ये तो होगा हमारा मंत्रिमंडल और ये पूरा जो 3 सर्किल है ये आके आते हैं मंत्रिपरिषद, ठीक है। और राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान में जो मैक्सिमम मंत्रिपरिषदों की जो संख्या हो सकती है वो 30 हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 200 हमारे को हैं असेंबली के मेंबर और उसका 15% यदि हम निकालते हैं तो 30 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहे हैं कि भारतीय संसद, ठीक है, विधानमंडल भी शब्द यूज हो सकता है, भारतीय संसद के कुल सदस्यों के 15% सदस्य ही आपके मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब आपको करना क्या, आपको बताना है कि ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पास समक्ष आते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोनों सही, यानी न सिर्फ विधानसभा की बात की गई है दोस्तों, इसे विधानमंडल समझिएगा, ठीक है, विधानमंडल, क्योंकि चूंकि हमारे यहाँ तो क्या सिर्फ विधानसभा है, लेकिन कई कई स्टेट्स आपके ऐसे भी है ना जहाँ विधानसभा प्लस विधान परिषद दोनों है, ठीक है, उसको बोला जाता है, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है विधानमंडल, ठीक है। तो विधानमंडल और संसद दोनों के ही आपके 15% सदस्यों के मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने की कंडीशन आपके लगाई गई थी, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा व्याख्या पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। अच्छा, इसके ज्यादा कुछ व्याख्या थी नहीं, तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल के तहत जो मंत्रिपरिषद की मैक्सिमम संख्या दी गई है कुल सदस्यों का 15% आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हमारे पास आ रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अनुच्छेद दिया गया और आपसे उससे संबंधित प्रावधान दिया गया, अब आपको ये बताना ये है कि कौन सा युग्म गलत है। अनुच्छेद 222 बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से ये संबंधित आपका ये है। 224 बोल रहा है अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 224 ए जो बात कर रहा है उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 224 ए। और 231 बोल रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए न्यायालयों की स्थापना से संबंधित जो प्रावधान किया गया है आपको 231। इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको ये जो आपका उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है उनको बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। डायरेक्टली बहुत इजीली एक अनुच्छेद देके आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत अच्छे से अनुच्छेद भी ध्यान में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी गलत है, यानी 224 ए किसी और प्रावधान, 224 ए में कुछ और प्रावधान है और जो ये बात की गई है आपके अनुच्छेद 216 में ये बात की गई है। तो एक नजर हम लोग इस पर डाल लेते हैं। यानी 214 जो आपका है उच्च न्यायालयों की स्थापना की बात करता है, ठीक है, और 216 में ये बात की गई है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और 224 ए में जो बात बोली गई है दोस्तों वो ये बोला गया कि उच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंधी जो प्रावधान किया गया आपके 224 ए के तहत आपका किया गया है, ठीक है। यानी तो आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो मूल अधिकार हो जाए, उच्च न्यायालय हो जाए या कार्यपालिका से संबंधित कोई प्रश्न आपके समक्ष आ सकता है। तो मुख्य जो अनुच्छेद है वो हमें ध्यान में रखने हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास जो आ रहा है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के अनुसार प्रथम ग्राम न्यायालय राजस्थान में कहाँ प्रारंभ हुआ। दोस्तों हाल ही में ग्राम न्यायालय काफी चर्चा में रहे हैं, तो हो सकता है करंट को जोड़ के आपके समक्ष प्रश्न आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों जो सबसे पहले ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी देश की, वो हमारे राजस्थान में की गई थी। तो ये हमारे लिए गौरवान्वित बात भी है। ऑप्शन आपके पास है बस्सी, बहरोड, नांगल और आपका रामगढ़। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर होगा बस्सी। बस्सी जयपुर में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब बात हुई ग्राम न्यायालय की, तो हमें ये मालूम भी तो होना चाहिए कि ग्राम न्यायालय काम क्या करता है, कब ये अधिनियम आया था, कब ये अधिनियम लागू हुआ था। तो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। ग्राम न्यायालय जहां तक संभव हो पक्षकारों के बीच सुलह कराकर विवादों के निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए वे नियुक्त सलाहकर्ता की सेवाओं का उपयोग भी आपके करेंगे। ठीक है दोस्तों, और सोशल जस्टिस इसके माध्यम से काफी हद तक स्टैब्लिश भी हमारे यहाँ हुआ है और काफी सक्सेसफुल ये अधिनियम हमारा रहा है। ग्राम पंचायत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में जो प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, उसी के तहत उन नियमों के अनुसार ही ये ग्राम न्यायालय क्या करेंगे, आपके कार्य करेंगे। यानी उनको किस सीमा तक काम करना है वो भी बात इस अधिनियम के तहत बता दी गई है, और उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन होंगे। ठीक है, अगला जो हमारे पास बनता है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के अनुसार प्रथम ग्राम न्यायालय आपके 27 अक्टूबर 2010 को राजस्थान में जयपुर के बस्ती में क्या किया गया, आपके पास प्रारंभ किया गया। तो आपको ध्यान में होना चाहिए, पहली बात तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में आया था, लागू हुआ था हमारे 2 अक्टूबर 2009 को, और राजस्थान के अंदर 27 अक्टूबर 2010 जयपुर के बस्ती में प्रथम ग्राम न्यायालय की क्या की गई, आपके स्थापना की गई। तो दोस्तों इसी के साथ आज का जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर था हमारा यहीं समाप्त होता है, और आई होप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये मेरी जो मॉडल टेस्ट पेपर काफी लाभदायक आपके लिए साबित होगी। अगली बार हम दोबारा मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनमें काफी लाभान्वित आपको करेंगे। इसी के साथ मैं भावना आपसे विदा लेती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।